A very good morning, students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are continue our history chapter number 4 the Mughal Empire. स्टूडेंट्स इसका हमने पेज नंबर 45 to 50 जो है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है. नाउ टुडे वी आर डिस्कस पेज नंबर 51. जैसा कि हमने पेज नंबर 50 में रीड किया था कि कुछ राजपूत जो हैं उन्होंने सामने से आके मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था और अपनी डॉटर्स की मैरिज मुगल्स के साथ करवानी शुरू करवा दी थी ताकि उनको हाईएस्ट रैंक जो है वो मिल सके. बट ऐसे ही कि एक नाम आता है सिसोदिया राजपूत का, ठीक है, जिन्होंने मुग़ल अथॉरिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया. और साथ ही साथ इसमें से नाम आता है जो थे महाराणा प्रताप. ठीक है, आगे बताते हैं कि जिस भी राज्य को ये मुग़ल जो है वो डिफ़ीट करते थे, जीतते थे, ये उस लैंड को जीतने के बाद वही राज्य उसी राजा को वापस कर देते थे. और साथ ही साथ जो ये लैंड वापस करते थे उस लैंड को बोलते थे वतन. और उसको वतन वो एक बैक एज ए असाइनमेंट के तौर पे ये वापस करते थे जिसको बोलते थे वतन जागीर. ठीक है, आगे बताते हैं कि वो जो वतन जागीर पे उनको रहना होता था वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर देते और उसका कुछ हिस्सा ये मुग़ल अथॉरिटी को सबमिट करवाते थे. नेक्स्ट है मनसबदार एंड जागीरदार. अब हम मीनिंग देख लेते हैं इनका कि जैसे कि हमने पढ़ ही लिया कि अब तक जो मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो गया था और डिफरेंट रीजन जो थे मुग़ल्स को कुछ और भी जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, ठीक है, वो भी इनको ज्वाइन कर गए थे. जैसे मुस्लिम ने इनको ज्वाइन कर लिया, अफ़गान ने, राजपूत ने, मराठास ने, तो इनकी पावर और भी बढ़ गई थी. ठीक है, और जिस पोजीशन को वो होल्ड करके रखते थे उसको बोलते थे मनसबदार. अब मनसबदार का मीनिंग देख लेते हैं. द टर्म मनसबदार जो है वो रेफरेंस करती है कि एक हु होल्ड ए मनसब मीनिंग ए पोजीशन और रैंक, जो एक रैंक को या एक पोजीशन को होल्ड किए होता है उसको बोला जाता है मनसबदार. ठीक है, उसी जो भी लैंड उनके पास होती है जहाँ का वो मनसबदार होता है उसी वहीं से उनको रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रेवेन्यू सिस्टम से उनको देखनी होती है. साथ ही साथ ये बताते हैं कि जो सैलरी होती है, ठीक है, अब सैलरी कैसे दी जाती थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोला जाता था, जत. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जत. द हायर द जत. ठीक है, इस तरीके से जो आप ये देख लीजिए कि जो सैलरी न्यूमेरिकल वैल्यू में दी जाती थी उसको बोला जाता था जत. अब ये जितनी जिसकी जत होगी उसकी पोजीशन उतनी ही हाई होगी, उसका रैंक उतना ही होगा. ठीक है, जैसे जत रैंकिंग में यहाँ पर बताया गया कि जिसकी 5000 जत होगी तो उसकी 1000 वाले से, मतलब कि जिसकी 5000 जत होगी उसकी 1000 वाले से जो पोजीशन है वो हाई होगी. ठीक है, ये तो क्लियर ही है बेटा. आगे ये बताते हैं कि जो मनसबदार होते हैं उसके पास मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी, उसको मेंटेन करके रखनी होती थी. और उसके पास नंबर ऑफ़ सवार्ड्स होते थे, कलेवरी मैन्स होते थे. और मनसबदार जो हैं ये जो हैं मतलब जिसमें अपने घोड़े वगैरह भी रखते थे और जो भी पैसा ये सैलरी वगैरह के रूप में रिसीव करते थे, अपने जो भी इनका टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था. अब जो मनसबदार रिसीव करते थे सैलरी वगैरह, ठीक है, वो उसी रेवेन्यू से, उसी जागीर से, उसी असाइनमेंट की जागीर से लेते थे. ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इक्ता बोला जाता था लैंड को, और जो लैंड को होल्ड करते थे उसको इक्तादार बोलते थे. सेम एज हमने मुक्ति पढ़ा था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताइए कि जो मनसबदार थे वो उस लैंड पे नहीं रहते थे. यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो गई थी कि जो उनकी जागीर होती थी वो होती तो उन्हीं की थी, लेकिन वहाँ पर वो उनके जो सर्वेंट रखे होते थे आगे, वो जो सर्वेंट हैं वो वहाँ से टैक्स जो है वो इकट्ठा करते थे और वो अपने जो भी जागीरदार होते थे, जो मनसबदार, उनको वो दे देते थे. क्लियर. अब हम पेज नंबर 52 में चलते हैं. पेज नंबर 52 में हम यहाँ पर बताया गया है कि जो अकबर हैं, ठीक है, उसके रेंज में जो है ये चीज़ें, जो मनसबदार वाली चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चली, क्योंकि उस टाइम पे जो मनसबदार की जो गिनती थी वो भी कम होती थी. और एक चीज़ वो बताते हैं कि जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, ठीक है, वो उनकी सैलरी के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर जो अकबर हैं उसने पूरा अपना मतलब पैनिक नज़र उन पर रखी हुई थी कि क्या सब जगह पे ठीक चल रहा है. लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पे ये सारी चीज़ें गड़बड़ा सी गई थी. एक तो वहाँ पर जो जागीर थी वो कम हो गई थी और जागीरदार इन्होंने जो है वो इतने बना दिए थे. ठीक है, मनसबदार इतने बना दिए थे. अब वो लोग अपनी लैंड लेने के लिए इस चीज़ का वो वेट करते थे कि कब उनको कोई जागीर मिलेगी जहाँ से वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. तो अब लोगों ने अपने हिसाब से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. और इस पोजीशन को जो है औरंगज़ेब ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ को कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाया. ठीक है, और क्योंकि
ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया था, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से इसको कवर किया जाए क्योंकि उन्होंने जो काउंटिंग ऑफ मनसबदार है बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी। अब जो हम बात करते हैं जब्त एंड ज़मींदार की, जब्त क्या होते हैं, ज़मींदार क्या होते हैं। आपको पता ही है कि द मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था मुगल रूलर्स के पास वो टैक्स था, ठीक है। टैक्स कौन कहाँ से मिलता था, जो भी प्रोड्यूस पेजेंट्री करते थे उस पर वो लोग टैक्स लेते थे। इस तरीके से जो है पेजेंट्री को जो है पीजेंट है उनको टैक्स पे करना ही पड़ता था। ये टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करते थे, लोकल हेडमैन या लोकल चिफ्टान्स जो होते थे वो। हेडमैन किसी उस जगह का जो भी हेड होता है या फिर जो है चिफ्टान्स होते हैं, जो रिच लोग होते हैं या फिर ज़मींदार भी जिनके पास अपनी काफ़ी ज़मीन हो, ये सभी लोग जो हैं ये टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे, ठीक है। और काफ़ी पावरफुल होते थे ये लोग। आगे बताते हैं कि अब अकबर के टाइम पे जो एक रेवेन्यू मिनिस्टर आए टोडरमल, ठीक है। अकबर के टाइम पे एक रेवेन्यू मिनिस्टर आए, रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम क्या था, टोडरमल। इसने एक अच्छे से एक सर्वे किया, ठीक है। हर क्रॉप पे इन्होंने बड़े मतलब बारीकी से इन्होंने सर्वे किया, पूरे 10 साल लगा दिए इन्होंने, ठीक है। इसका टाइम पीरियड बताया गया 1570 टू 1580 के बीच में इन्होंने एक सर्वे किया, जिसमें सारा डाटा जो है इन्होंने इकट्ठा किया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स कैसे लगाना है। टैक्स फिक्स कर दिया इन्होंने ईच क्रॉप पे इन कैश, क्लियर। और हर एक प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया रेवेन्यू सर्कल के अकॉर्डिंग कि शेड्यूल बना दिया कि कहाँ पर कितना रेवेन्यू, कैसी क्रॉप होती है, उस हिसाब से कैसा इनसे रेवेन्यू लिया जाए, ठीक है। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नाउन एज जब्त। इसी रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा जाता था। अब दोनों के मीनिंग क्लियर हो गए कि जो भी टोडरमल जी ने एक सर्वे करने के बाद जो रेवेन्यू सिस्टम बनाया था उसको जब्त कहा जाता है। और ज़मींदार कौन होते थे, ये जो है इंटरमीडिएट का काम करते थे, ठीक है। मुगल्स के बीच में से और पीजेंट्री के बीच में ये टैक्स को लेकर मुगल अथॉरिटी को सबमिट करवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम पेज देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज में यही बताते हैं कि जो टोडरमल जी ने मतलब ये अपना चलाया था, बड़े ही केयरफुल तरीके से इन्होंने ये चीज़ को किया। आगे बताते हैं कि जो ज़मींदार थे ये भी काफ़ी पावरफुल बन गए थे उस टाइम पे और ये एक्सप्लोट करने लगे थे, ठीक है। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव को ये है एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग भी क्योंकि ये एक्सप्लोट किनको करने लगे थे, ये करने लगे थे जो भी इनको टैक्स पे करते थे। टैक्स कौन पे करता था, इनको टैक्स पे करते थे पीजेंट से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे। अब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स वो कहाँ से पे करेंगे। तो ऐसे करते करते उन्होंने इनके अगेंस्ट विद्रोह शुरू कर दिया, जिसको मुगल अथॉरिटी ने फेस भी किया, ठीक है। और यहाँ पर जो काफ़ी चैलेंजिंग स्थिति इनके सामने बन गई थी और ऐसे ही करते करते एंड हो गया था 17वीं सेंचुरी में मुगल्स का। आगे आता है अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर बताते हैं कि अकबर के एक फ्रेंड होते थे जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है हिस्ट्री राइट की है, किसकी रेन की, अकबर के रेन की। और अबुल फजल जो है उसने 3 वॉल्यूम में हिस्ट्री को राइट किया है, ठीक है। जिसका टाइटल जो है वो है अकबरनामा, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम में इन्होंने डिटेल दी है अकबर के असेंस्टर की, ठीक है, कि वो किस उनके पूरे रिकॉर्ड के उनके पूरे पूर्वज के बारे में लिखा है। और सेकंड वॉल्यूम में इन्होंने इवेंट्स लिखे हैं, अकबर के इवेंट्स को दिखाया गया है। और जो थर्ड वॉल्यूम है इसमें आईने अकबरी में इन्होंने डिटेल दी है आइडियाज़ की अकबर के कि कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, कैसे सारी चीज़ों को, आर्मी को कैसे होल्ड करके रखते थे, या रेवेन्यू सिस्टम वो कैसे चलाते थे, ये सारी चीज़ों जियोग्राफिकल कंडीशन सारी इसमें जो है उन्होंने बयान की है। आगे बताते हैं कि इसके जो प्रोविंसेस हैं उनकी पूरी डिटेल जो दी है कि उनका ट्रेडिशन कैसा था, कल्चर कैसा था, कैसे वो रहते थे, लोग कैसे थे जो इंडिया में रहते थे। ये सारे एक इंटरेस्टिंग जो है एस्पेक्ट है जो आईने अकबरी में उन्होंने बताया है। ये एक रिच डिटेल के तौर पे इन्होंने हमें जो है बहुत अच्छी चीज़ जो है बताई है। साथ ही साथ वहाँ पे क्रॉप कैसे थे, ठीक है, ये सारी वेजेस कैसे थे, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। क्लियर है बेटा। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ये वाला हम चैप्टर जो है यहाँ से ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा।